Hey everyone, Child Learning Center here. Welcome Life Processes. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस एज वेल एज जो इंटरनल क्वेश्चंस है इस चैप्टर के भी हम डिस्कस करेंगे। तो लाइफ प्रोसेसेस में सभी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हम कवर कर चुके हैं। कौन कौन सी प्रोसेसेस हमने कवर की, तो हमने देखा कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल किस तरह से क्या करते हैं, अलाइव रहने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दे परफॉर्म with the help of diffusion, and in multicellular organisms human beings, they have special organs to perform special function. The various organs are specialized to perform the different functions. तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human. क्वेश्चन क्या है बेटा कि डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो इनसफिशिएंट क्यों रह जाती है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए किसकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आपके लाइक द ह्यूमन बींग्स। तो आपको पता है डिफ्यूजन के थ्रू भी क्या होती है, गैसेज एक्सचेंज होती है, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसमें एक ही तरह का सेल प्रेजेंट है जो सारे टास्क परफॉर्म करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपकी जैसे कि आपका अमीबा है, पैरामीशियम, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है बेटा, they have different body parts and all the body parts specialized to perform the action, perform their action. तो जितने भी सेल हैं बॉडी के अंदर उनको क्या चाहिए होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, लेकिन वो सभी पार्ट सराउंडिंग ऑक्सीजन के एक्सपोज में तो नहीं है, कांटेक्ट में तो नहीं है कि वो डायरेक्ट वहां से ऑक्सीजन को क्या कर सके, डिफ्यूज कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट ऑर्गन से जो क्या करते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे ये जो सिंगल प्रोसेस है डिफ्यूजन वो इनसफिशिएंट रहती है इसके लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज what criteria do we use to decide whether something is alive? क्या क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे ये देखने के लिए कि समथिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, जिंदा है या नहीं है। तो क्या क्राइटेरिया होगा बेटा, डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस जो हमने पढ़ी हैं उसमें आपकी जैसे मूवमेंट है, ग्रोथ होनी चाहिए ऑर्गेनिज्म, उसके सेलुलर बॉडी काम कर रही है या नहीं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, reproduction and respond to stimuli. So these are some criteria जो हम देखते हैं कि whether the something is alive or not. इसकी बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो the living organism is live or alive. Okay, so the next question is what are the outside raw material used for by an organism? outside raw material कौन से होंगे जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आउटसाइड क्या हो गया बेटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या लेते हैं, फूड लेते हैं विच इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड ऑक्सीजन जो किसके लिए चाहिए होती है, कंप्लीट लिबरेट करने के लिए, जो एनर्जी आपने फूड से लिए उसको क्या करना है, लिबरेट करना है। ऑक्सीजन में क्या होगा बेटा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन आप इस तरह से परफॉर्म करोगे, आपकी ब्रीथिंग परफॉर्म होगी। तो बेसिकली दो चीजें हैं जो आउटसाइड रॉ मटेरियल है, नंबर 1 इज फूड एंड नंबर 2 इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ? कौन सी प्रोसेस क्या है, एसेंशियल है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सी, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये सारी प्रोसेस जो हैं एसेंशियल हैं इसके लिए फॉर मेंटेनिंग द लाइफ। आप इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड कर सकते हो। The next question is what are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? तो ये आप पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन में ऑटो का मतलब होता है क्या होता है बेटा, खुद से, ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसमें अकर होती है, ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गी में अकर होती है, और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन विच डिपेंड ऑन अदर लाइक इसमें अकर होगी इन एनिमल्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की जो रॉ मटेरियल है वो कौन कौन से हैं आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 एंड वाटर, ये क्या है इसके आउटसाइड रॉ मटेरियल है जो इसको रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को इसके लिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड हार्बिवोर्स फॉर देयर फूड। और क्या चाहिए होता है प्लांट्स को खाना प्रिपेयर करने के लिए, दे नीड सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल। लेकिन हेटरोट्रोपिक को इस तरह की किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट होती है किसके अंदर, ऑटोट्रॉपिक में, लेकिन हेटरोट्रॉपिक में क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो प्लांट्स है वो बेसिकली अपना खाना जनरली कब बनाते हैं, डे टाइम में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो हेटरोट्रॉपिक है वो कभी भी अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिफरेंस करना है ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बीच में। नेक्स्ट, where do plant get each of the raw material required for photosynthesis? तो फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल मैंने अभी आपको बताई हैं कौन कौन से हैं, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये एयर से लेते हैं, जो क्या करेंगे लीफ में स्टोमेटा की ओपनिंग के थ्रू एंटर करते हैं। वाटर कहाँ से लेंगे, वाटर सॉइल से एब्सॉर्ब करते हैं। आप क्या करते हो, पौधों में पानी देते हो ना, पौधों में पानी देने का मतलब क्या है, वहां पे सॉइल में से जो उसकी रूट्स है प्लांट की, वो उस वाटर को एब्सॉर्ब करेंगी, जो किसमें बाद में यूजफुल है, फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसिड। अभी जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हो। स्टमक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है उसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, क्यों प्रेजेंट है। तो इसके क्या है बेटा, दो फंक्शन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो फूड के अंदर क्या प्रेजेंट है, जर्म्स प्रेजेंट है, उनको किल करना, और दूसरा फूड को एसिडिक बनाना, जिससे जो पेप्सिन है वहां पे, जो आपका जूस सेक्रेट हो रहा है, दैट इज पेप्सिन, जो क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। सो बेसिकली देयर आर टू फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नंबर 1 टू किल द जर्म्स एज वेल एज टू किल द जर्म्स, और दूसरा क्या है, फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, जिससे क्या है, जो वहां पे पेप्सिन सीक्रेट हुआ है, पेप्सिन क्या करेगा, वो इसे डाइजेस्ट कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्सॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से डिजाइन की गई है कि वो डाइजेस्टिव फूड को एब्सॉर्ब कर सके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे है, इसकी जो आप इनर लाइनिंग आप डायग्राम में देखोगे, स्मॉल इंटेस्टाइन जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ोगे तो वहां पे क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको क्या बोलते हैं, विली। तो विली क्या करता है, वहां पे सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है इसके लिए फॉर द एब्सॉर्प्शन। तो विली क्या है बेटा, इसमें ब्लड वेसल्स हैं जो क्या करेंगी, ट्रांसपोर्ट करती हैं किसको, एब्सॉर्ब फूड को। जो फूड एब्सॉर्ब हो गया बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के पास, तो फर्दर यूटिलाइज होता है इसके लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, एंड टू रिपेयर द ओल्ड टिश्यूज। क्या है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली क्या है, विली प्रेजेंट है। विली की स्ट्रक्चर कैसी है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, और इसने क्या प्रोवाइड करना है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना है, किसके लिए, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जब फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो एब्जॉर्ब फूड कहाँ जाएगा, डिफरेंट बॉडी सेल्स के पास जाएगा, किसके लिए, टू ऑब्टेन द एनर्जी, कि वहां से वो एनर्जी ऑब्टेन कर सके और टास्क परफॉर्म कर सके, ठीक है। और दूसरा टिश्यूज, जो ओल्ड टिश्यूज हैं वो रिपेयर हो सके। Okay, so the next question is, what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtain oxygen for respiration? तो क्या advantage होते हैं terrestrial? So the next question, what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtain oxygen for respiration? तो बच्चे आपको पता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में रहते हैं। ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिसॉल्व है वहीं से क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपनी ऑब्टेन करते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो लैंड पे रहते हैं, और ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, सराउंडिंग एयर से। सराउंडिंग एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इनका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का वो फास्ट होता है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो क्या है, लेस होता है। तो यही एडवांटेज होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो ग्लूकोज किस तरह से क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था जब हमने रेस्पिरेशन वाला पार्ट किया है, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज क्या है, सबसे पहले पायरूवेट में चेंज होगा, देन जो पायरूवेट है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है, डिपेंड करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, या इन लैक ऑफ ऑक्सीजन है। अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो ये किसमें अक्कर होता है, ईस्ट में अक्कर होता है, और जो पायरूवेट है यानी जो ग्लूकोज है किसमें चेंज हो जाएगा, इथेनॉल, और साथ में क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, देन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और साथ में क्या मिलेगा आपको, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। बट इफ इट
अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, ये तो था अब्सेंस में। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बेटा, जो ग्लूकोज है पायरुवेट में चेंज हुआ एंड देन इट चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। इसमें अकर होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये अकर होता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें चेंज हो गया, CO2 में, वाटर में, और साथ में क्या मिलेगी आपको, एनर्जी। उस एनर्जी को कहाँ यूज करोगे, टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। देन ओके, थर्ड वन इज इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी आप ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी कब होती है, जब आप विग्रस एक्सरसाइज करते हो तो आप क्या फील करते हो, आप क्रैम्प्स फील करते हो। तो ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में बेटा ब्लड जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस ब्लड के अंदर आपने डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स पढ़े हैं, जिसमें आपने पढ़ा है रेड बीसी, सॉरी रेड बीसी नहीं, RBC, which is also known as red blood cell. इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, HB, which is a pigment which provide red color the blood. अब इस हीमोग्लोबिन को क्या चाहिए होती है, इसको चाहिए होती है ऑक्सीजन, इट रिक्वायर ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, आप जो सराउंडिंग एयर है वहां से क्या करता है, ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, और वो ऑक्सीजन लेके कहाँ जाएगा, लंग से, ठीक है। एंड देन जो टिश्यूज जहां पे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है वहां तक क्या करेगा, उसको कैरी करता है। ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व स्टेट में क्या करती है, कुछ ऑक्सीजन डिसॉल्व स्टेट में क्या करती है, ट्रांसपोर्ट होती है ह्यूमन बींग्स में। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा सॉल्युबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये मोस्टली किस स्टेट में क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट होती है, ये डिसॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है, किसमें, ब्लड में, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ऑक्सीजन बेटा क्या हुआ, आपके जो ब्लड है उसको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। ऑक्सीजन आपके सराउंडिंग एयर से ऑक्सीजन क्या किया आपने, इनहेल किया, ठीक है, इनहेल करके आपने क्या लिया, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ गई, ये किसमें डिसॉल्व हुई, ब्लड में डिसॉल्व। अब ये जो ब्लड है ये क्या करेगा, उन टिश्यूज के पास उस ऑक्सीजन को लेके जाएगा जिनको किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ठीक है, वहां तक लेके गया। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है, डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देन कार्बन डाइऑक्साइड ये भी कैसे होती है, ये ज्यादा सॉल्युबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ in dissolved form in our blood. Okay, so next is how are lungs designed in human being maximize the area for exchange of gases. किस तरह से लंग्स डिजाइन है इसके लिए, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो लंग्स में आपने पढ़ा है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमने पढ़े इसमें, ट्रैकिया, फेरेनेक्स, लैरिंक्स, देन ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स। तो लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में क्या प्रेजेंट है बेटा, एल्वियोली, ठीक है। ये एल्वियोली क्या कंटेन करती है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क कंटेन करती है, जो किसमें हेल्प करेगी, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड इट इंक्रीज द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो किसने एक्शन परफॉर्म किया यहाँ पे लंग्स में, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में क्या प्रेजेंट है, आपकी एल्वियोलिस प्रेजेंट है, और एल्वियोलिस कैसी है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका कंप्लीट नेटवर्क प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरीज का, जो क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगी बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की कौन कौन से कंपोनेंट्स है और उन कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपने पढ़े हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स आपने पढ़े थे, हार्ट, आर्टरीज, veins, capillaries। सर्कुलेटरी मीडियम आपने करा, सर्कुलेटिंग ऑर्गन आपने किया विच इज द पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट। देन आपने कनेक्टिंग आपने पढ़ा दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, तो हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा ब्लड को, आर्टरीज क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएंगी हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स तक, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके आएंगी फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, और कैपिलरीज क्या करती हैं, मटेरियल एंड गैसेस एक्सचेंज करती हैं ब्लड और टिश्यूज के बीच में। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स और बर्ड्स में इनको सेपरेट रखना क्यों जरूरी है। ओके, तो मैमल्स और बर्ड्स में ह्यूमन हार्ट में भी हमने इसी तरह से पढ़ा था, एक वॉल होती है विच इज नोन एज सेप्टम, जो क्या करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखती है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर
लेफ्ट साइड पे क्या होगा, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और राइट साइड पे कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पे ये सेपरेशन जब सेपरेट होगा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, इस सेपरेशन की वजह से क्या है, हाई सप्लाई हो सकती है किसकी, ऑक्सीजन की टू द बॉडी। सो इट इज एसेंशियल एनिमल्स के अंदर जिनको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दोनों क्या हो, सेपरेट हो। सो दे कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी फॉर मेंटेन द बॉडी हीट, अपनी बॉडी की हीट को मेंटेन जो है वो कॉन्स्टेंटली रख सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायरमेंट टू सेपरेट बोथ द ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। Next, what are the components of transport system? Okay, so the next question is, what are the components of transport system in highly organized plants? Plants में कौन कौन सा transport system होता है, तो plants में हमने पढ़ा है xylem and phloem। तो ये दो हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। xylem इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और phloem फूड, अमीनो एसिड्स और अदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम टिश्यू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, वेसल है, ट्रैकेट्स है, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा। इसी तरह से फ्लोम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, फ्लोम फाइबर, फ्लोम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो वाटर एंड मिनरल किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है बेटा, इसका है जाइलम एंड फ्लोम का। ये कंप्लीट डिस्कस हम कर चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो आप वहां से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। फूड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर, तो फ्लोम क्या करता है, हेल्प करता है किसको, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। ये दो क्वेश्चंस इन दोनों के ऊपर बेसिस है, इसमें आपने जाइलम को एक्सप्लेन करना है और इसमें आपने फ्लोम को एक्सप्लेन करना है। अब ये क्वेश्चन आपके एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके फंक्शन आपको बताने हैं। तो वहां आप नेफ्रॉन, जब आपने एक्सक्रीशन टॉपिक डिस्कस किया है, सॉरी आपने एक्सक्रीशन टॉपिक पढ़ा है, वहां से आप इस नेफ्रॉन स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हैं और हर पार्ट का क्या बताना है, आपको फंक्शन बताना है। ठीक है, ट्यूबुलर सेक्रेशन कैसे हो रही है, यूरिन फॉर्मेशन बेसिकली आपने बतानी है उसमें, सेक्रेशन कैसे हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन कैसे अपर होगी, ठीक है, और फिल्ट्रेशन कैसी होगी। फिल्ट्रेशन बोमेन कैप्सूल में होनी है, रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल्स में होनी है। इस तरह से आपको ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स किस मेथड से क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रीड करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स बेसिकली उनका जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, उनका बाय प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन वेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड तो उनको चाहिए होती है अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए, उनके लिए जो वेस्ट है वो क्या है, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जो हम इनहेल करते हैं। देन यहाँ पे जो एक्सेस वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि गम्स और रेजिन्स वो किसमें है, ओल्ड जाइलम टिश्यूज के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, अपने वेस्ट प्रोडक्ट से छुटकारा पाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। किस तरह से यूरिन की अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है वो रेगुलेट होती है। अमाउंट ऑफ यूरिन किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है, यहाँ पर एक हार्मोन है जो क्या करता है, अमाउंट ऑफ वाटर रेगुलेट करता है। कौन सा है, एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। द हार्मोन इज ADH, दैट इज एंटीड्यूरेटिक हार्मोन। तो ये इसका काम क्या है, वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करना। देन ऑस्मो रेगुलेशन किस में हेल्प करेगा, इन द रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। एंड देन द यूरिन किसमें स्टोर हो जाएगा, यूराइनरी ब्लैडर के अंदर। तो बेसिकली 4 पॉइंट्स मैंने इसमें आपको बताया। नंबर 1, जो अमाउंट ऑफ यूरिन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पे उस वाटर की जो अमाउंट है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, दिस हार्मोन, दैट इज एंटीड्यूरेटिक हार्मोन ADH। इसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू क्या है, सॉल्ट और वाटर रेगुलेट होंगे, इसके थ्रू ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो OSM, ओस्मो रेगुलेशन की हेल्प से जो सॉल्ट और वाटर कंटेंट है वो रेगुलेट होंगे। और उसके बाद
जो वाटर है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, इन द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये 4 स्टेप आपने इसके अंदर लिख के आने हैं। चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर, किसका पार्ट है किडनी, न्यूट्रिशन का, एक्सक्रीशन का, रेस्पिरेशन का या ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन में बेटा हार्ट को हम डिस्कस करते हैं, हार्ट इज अ पार्ट, रेस्पिरेशन में लंग्स और न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। तो किडनी किसका पार्ट है, किडनी इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन, तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एक्सक्रीशन। जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो जाइलम का क्या काम है, जाइलम का मेन फंक्शन है क्या ट्रांसपोर्ट करना, वाटर ट्रांसपोर्ट करना। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, किसकी रिक्वायरमेंट होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इसको इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऑप्शन इज डी। द ब्रेकडाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, ये किसमें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर हो रही है, तो ये किसमें अकर होगी आपकी, इन माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस, बॉडी के अंदर फैट किस तरह से डाइजेस्ट होते हैं और ये कहाँ पर प्रोसेस अकर होती है। तो ये किसमें है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डिफरेंट ऑर्गन्स को हमने पढ़ा, फैट किसमें डाइजेस्ट होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होते हैं। फैट इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करते हैं किस फॉर्म में, लार्ज ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में। देन वहां पे बाइल जूस का क्या काम है, इमल्सिफिकेशन करना, इमल्सिफिकेशन यानी कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना। उसके बाद जो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स है यानी कि जो लाइपेज है, जो किसमें प्रेजेंट है आपका पैनक्रियाटिक जूस के अंदर और इंटेस्टिनल जूस के अंदर, ये क्या कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड को ग्लाइसोल में कन्वर्ट करता है और इस तरह से ये पूरी प्रोसेस आपकी अक्कर होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फैट किसमें डाइजेस्ट हो रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे और किस तरह से है, तो वो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। तो वो किस फॉर्म में, इमल्सिफिकेशन होगी, इमल्सिफिकेशन के बाद वहां पे जो पैनक्रियाटिक और इंटेस्टिनल जूस है यानी कि जो लाइपेज है वो किसमें कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड को, इट कन्वर्ट इनटू ग्लाइसरोल। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, सलाइवा का क्या रोल है। तो सलाइवा क्या करता है बेटा, सलाइवा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ये फूड को लुब्रिकेट करेगा एंड उसके बाद जो फूड मॉलिक्यूल्स है वो आपस में बाइंड होते हैं। वहां पे सलाइवा क्या सेक्रेट करता है, सलाइवरी एमाइलेज सेक्रेट करेगा जो किसके ऊपर काम करता है, स्टार्च के ऊपर, और जो कार्ब्स वहां पे प्रेजेंट है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में चेंज कर देगा। देन जब सलाइवा ने क्या किया, फूड को मॉइस्ट किया, वहां पे फूड च्यू हुआ, ब्रेकडाउन हुआ किसके अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज ने क्या किया बेटा, स्टार्च जो फूड था वहां पे क्या सिक्रेट किया, सलाइवरी एमाइलेज, किसने, सलाइवा ने। तो किसके ऊपर क्या किया उन्होंने, जो वहां पे स्टार्च या कार्ब्स प्रेजेंट थे उसको माल्टोज की फॉर्म में चेंज किया। तो वहां पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो क्या है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से ये किसका रोल है, सलाइवा का रोल है। तो सलाइवा बेसिकली क्या करता है, फूड को मॉइस्ट करता है, करता है, जिससे जो आपका जो फूड पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो प्रॉपर उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने में अच्छे से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की एसेंशियल कंडीशन, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर फॉर प्रिपेयरिंग फूड, सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोफिल। और बाय प्रोडक्ट क्या लिबरेट करेंगे यहाँ पे, इसका जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज द ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज एरोबिक, एनारोबिक का डिफरेंस आपको बताना है। एरोबिक विच अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक विच अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसमें होती है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन अकर होगी और एनारोबिक कंप्लीटली किसमें अकर होती है, आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर अकर होगी। यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में रिलीज होती है, यहाँ पे 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स होंगे और यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या करने हैं आपको, ये डिफरेंस आपको बताना है। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा है आपसे, क्या है, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो कौन कौन से हैं बेटा, जैसे कि आपका ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, ठीक है, देन बैक्टीरिया,
पैरासाइट्स जैसे कि टेपवर्म, ये सारे क्या करते हैं, एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन को यूज करते हैं। हाउ आर एल्वियोली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो आप इसको वहां से कर सकते हैं। What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in our body? अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगर डेफिशिएंसी है हीमोग्लोबिन की तो वहां पे कौन सी प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है, एनीमिया, ANMIA, दैट इज अ प्रॉब्लम ड्यू टू अक्कर ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अनीमिया, यहाँ पे जो है इस कंडीशन के अंदर ब्लड जो है वो प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन कम होगी, कम एनर्जी लिबरेट होगी। तो यहाँ पे जो एनीमिक पर्सन्स होते हैं जिनको अनीमिया होता है वो कैसा दिखाई देगा, इट फील वीक, पेल, लेथार्जिक एंड दे आर अनेबल टू परफॉर्म हेवी फिजिकल वर्क। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन। ये हम हार्ट में बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप वहां से इसको कर सकते हैं। डबल सर्कुलेशन सिमेटिक एंड पल्मोनरी, दो तरह से इसको किया था हमने, आप इसको वहां से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोम, ये मैं आपको कंप्लीट मेंशन कर चुकी हूँ वीडियो में, आप इसको कंप्लीट वहां से लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वियोली इन लंग्स एंड नेफ्रॉन्स एंड किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। एल्वियोली और नेफ्रॉन क्या करने हैं आपको, स्ट्रक्चर के और फंक्शन के बेसिस पे इन दोनों को कंपेयर करना है। तो एल्वियोली की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। एल्वियोली की जो वॉल्स है वो क्या है, थिक है, और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है किसके अंदर, इन लंग्स, एल्वियोली इन लंग्स। नेफ्रॉन कैसी है, ये ग्लोमेरुलस से बनती है, बोमेन कैप्सूल से, और एक रेनल ट्यूब किसके अंदर आता है, आपका नेफ्रॉन के अंदर आता है। अब बात करते हैं इसकी फंक्शन। तो यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही है किस किस के बीच में, बिटवीन द ब्लड ऑफ कैपिलरीज, जो किसके सराउंडिंग में, एल्वियोली के बीच में, एंड द गैसेस प्रेजेंट इन एल्वियोली, जो एल्वियोली के अंदर गैसेस प्रेजेंट है उन दोनों के बीच में ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, एक्सचेंज होगा। देखिए नेफ्रॉन के अंदर क्या है, जो ब्लड है वो एंटर करता है किडनी में किसके थ्रू, रेनल आर्टरी के थ्रू। फिर ये जो ब्लड है वो एंटर हुआ, जिसमें क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी है, किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, जो किसमें कलेक्ट हो गया, आपका कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। एल्वियोली क्या है, एक साइट है किसकी, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन जो नेफ्रॉन है वो क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है किसकी बेटा, किडनी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो आज ये कंप्लीट हो गए हैं। तो आपका लाइफ प्रोसेसेस का कंप्लीट ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।